नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन साथ ही दिल को छू लेने वाली कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में हम मशहूर लेखक कामतानाथ जी की क्लासिक कहानी लाख की चूड़ियां की गहराइयों में उतरेंगे। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक साधारण सी कहानी नहीं है, बल्कि ये औद्योगिकरण यानी मशीनों के आने से हमारे पारंपरिक कारीगरों को जो भारी मानवीय और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी, उसका एक जीता जागता दस्तावेज है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय को गहराई से समझते हैं। क्या मशीनों के आने से सचमुच किसी कारीगर के हाथ कट सकते हैं? सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? भाई, कोई मशीन किसी के हाथ ऐसे ही कैसे काट सकती है? लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे प्रभावशाली और विचलित कर देने वाला रूपक यही है। हम आगे जानेंगे कि कैसे बिना किसी शारीरिक चोट के एक पूरे समुदाय के हाथ कट गए। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा के दौरान हमारे जहन में गूंजता रहेगा। आज के इस विश्लेषण के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। पहला, कहानी और कामतानाथ। दूसरा, बदलू काका की दुनिया। तीसरा, मशीनों का क्रूर प्रहार। चौथा, स्वाभिमान की जीत। और अंत में हम देखेंगे भाषा और व्याकरण। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, कहानी और इसके शानदार लेखक कामतानाथ जी की। कामतानाथ जी 1935 में लखनऊ में जन्मे। फिर 1955 में उन्होंने रिजर्व बैंक में नौकरी शुरू की। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि बैंक की नौकरी के साथ साथ वे मजदूरों के आंदोलनों से बहुत गहराई से जुड़ गए थे। ताज जिंदगी वे कर्मचारी संगठनों के साथ खड़े रहे, और असल में यही वो वजह है कि उनकी लेखनी में मजदूरों, कामगारों और कारीगरों का दर्द इतनी सच्चाई से उभर कर आता है। 2015 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी कहानियां आज भी उसी मजबूती से समाज का सच हमारे सामने रखती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की तरफ, बदलू काका की दुनिया, जहां गांव की कुछ बहुत ही सुनहरी यादें बसती हैं। सोचिए, गर्मियों की छुट्टियां, गांव का माहौल और एक ऐसा इंसान जिसे देखकर ही चेहरे पर मुस्कान आ जाए। लेखक के लिए वो इंसान थे बदलू। पेशे से बदलू एक मनिहार थे, यानी चूड़ियां बनाने वाले। गांव में एक नीम के पेड़ के नीचे अपनी भट्ठी के पास बैठकर वो लाख पिघलाते और बड़ी ही सुंदर चूड़ियां बनाते थे। लेखक उन्हें बदलू मामा ना कहकर गांव के बाकी बच्चों की तरह बदलू काका ही बुलाते थे। बदलू काका का स्वभाव बड़ा ही प्यारा था। वो लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देते, अपनी गाय के दूध की मलाई खिलाते और आम के मौसम में ढेर सारे आम देते। सच में ये एक बहुत ही आत्मीय और गर्मजोशी भरा रिश्ता था। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार आर्थिक पहलू भी है, वस्तु विनिमय या कहें बार्टर सिस्टम। बदलू काका अपनी लाख की चूड़ियां पैसों के लिए नहीं बेचते थे, बल्कि वो चूड़ियों के बदले लोगों से अनाज लिया करते थे। हालांकि शादी ब्याह के मौकों पर वे पूरा दाम जरूर वसूलते थे, लेकिन आम दिनों में लेन देन का ये तरीका बहुत ही सीधा और सामुदायिक था। ये उस दौर की याद दिलाता है जहां जिंदगी पैसे से ज्यादा इंसानी रिश्तों और एक दूसरे की जरूरतों पर टिकी होती थी। लेकिन हर सुनहरी कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, और हमारा तीसरा हिस्सा है मशीनों का क्रूर प्रहार। जरा तुलना करके देखते हैं। एक तरफ है वो लाख की चूड़ियां जो हाथों से बनती हैं, जिनमें कारीगर की मेहनत और प्यार झलकता है, जो मजबूत और पारंपरिक हैं। और दूसरी तरफ मशीनों से थोक में बनी वो कांच की चूड़ियां जो सस्ती हैं, दिखने में फैशनेबल हैं, लेकिन असल में बहुत नाजुक होती हैं। हुआ ये कि जैसे जैसे गांव में कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ा, लाख की चूड़ियों की मांग पूरी तरह से खत्म होने लगी। ये महज दो चीजों की तुलना नहीं है, ये इंसान की अपनी कला और एक ठंडी, भावनाहीन मशीन के बीच का टकराव है। और यहीं पर आती है वो लाइन जिसने शुरुआत में हमें सोचने पर मजबूर कर दिया था। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। मशीनों ने सच में किसी के असली हाथ नहीं काटे, बल्कि कारीगरों से उनका पुश्तैनी रोजगार बेरहमी से छीन लिया। जिन हाथों में पीढ़ियों की कला बसती थी, वो अचानक बेबस और बेकार हो गए। ये पंक्ति उस गहरे दर्द और बेरोजगारी की तरफ इशारा करती है जो औद्योगिक विकास के नाम पर अनगिनत कारीगरों को झेलनी पड़ी। इसका असर बदलू काका पर कैसा पड़ा? बहुत ही भयानक। जब लेखक पिता के तबादले की वजह से 8-10 साल बाद गांव लौटे, तो उन्होंने देखा कि बदलू काका की वो रंगीन दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी है। उनका काम ठप हो गया था। गरीबी और चिंता के कारण उनका शरीर समय से पहले ही बूढ़ा हो गया। हाथों और माथे पर नसें उभर आई थीं और अब वे दमे या खांसी जैसी बीमारी के शिकार रहने लगे थे।
एक समय जो इंसान अपनी कला से पूरे गांव को सजाता था, वो मशीनों की इस अंधी दौड़ में आकर एकदम टूट चुका था। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। कहानी का सबसे भावुक हिस्सा है हमारा चौथा पड़ाव, स्वाभिमान की जीत। जब लेखक इतने सालों बाद बदलू काका से मिलने उनके घर गए, तो बदलू की बेटी रज्जो के कलाई पर लाख की चूड़ियां देखकर वे हैरान रह गए। तब बदलू ने बताया कि ये चूड़ियों का आखिरी जोड़ा है। उसने ये जोड़ा जमींदार की बेटी की शादी के लिए बहुत ही लगन से बनाया था, लेकिन जमींदार इस मेहनत से बने नायाब जोड़े के लिए सिर्फ 10 आने दे रहा था। एक कारीगर के लिए जो हमेशा विवाह के अवसरों पर अपना मुंह मांगा दाम पाता था, ये उसकी कला का बहुत बड़ा अपमान था। और यहीं बदलू के चरित्र की सबसे शानदार बात सामने आती है। उसने वो आखिरी जोड़ा जमींदार को नहीं बेचा, साफ कह दिया कि अगर इतने ही पैसे हैं तो भाई शहर से कांच की चूड़ियां ले आओ। मशीनी युग ने भले ही बदलू की रोजी रोटी और उसका स्वास्थ्य छीन लिया था, लेकिन वो उसका स्वाभिमान कभी नहीं छीन सका। बदलू खुद लाख की चूड़ियों की तरह मजबूत था, कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं जो जरा सी ठेस लगने पर टूट जाएं। पैसे की इतनी तंगी होने पर भी उसने अपने सम्मान से रत्ती भर भी समझौता नहीं किया। आइए अब जरा कहानी की बुनावट पर नजर डालते हैं, हमारे आखिरी हिस्से में भाषा और व्याकरण। अगर व्याकरण की बात करें तो इस कहानी में संज्ञा यानी नाउन के बेहतरीन उदाहरण मिलते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहानी में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे बदलू, बेलन या मचिया। जातिवाचक संज्ञा जो पूरे वर्ग का बोध कराए, जैसे आदमी, मकान या शहर। और भाववाचक संज्ञा जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे स्वभाव, रुचि या व्यथा। ये दिखाता है कि कैसे भाषा के ये छोटे छोटे हिस्से मिलकर एक पूरी कहानी का ताना बाना बुनते हैं। कहानी में जो असली मिट्टी की महक है ना, वो इसके शब्दों में है। गांव के माहौल को एकदम असली दिखाने के लिए लेखक ने ग्रामीण बोली का बहुत ही सटीक इस्तेमाल किया है। जैसे मानक शब्द वक्त को बदलू बखत कहता है, उम्र को वो उमर कहता है। अर्थ बिल्कुल वही है, लेकिन उच्चारण बदलते ही हमें तुरंत उस गांव की ठेठ बोली का एहसास होने लगता है। इसी तरह और भी कई शब्द हैं जिनका रूप बदला हुआ है, लेकिन अर्थ हमारे रोजमर्रा के शब्दों जैसा ही है। जैसे इंसान का अर्थ है मनुष्य, रंज का मतलब है दुख, गम यानी मायूसी, और औलाद जिसका अर्थ है संतान। इन शब्दों का मिला जुला इस्तेमाल कहानी की पृष्ठभूमि को और भी ज्यादा प्रामाणिक और असल बनाता है। और संवादों की गहराई देखिए। जब लेखक बदलू से आम के बारे में पूछते हैं और पुरानी बातों को याद करते हैं, तो बदलू एक वाक्य कहता है, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। यह सिर्फ एक मामूली सा जवाब नहीं है। इस एक छोटे से वाक्य में एक बुजुर्ग इंसान के दिल में छिपा गहरा दुख है और आज के समाज पर एक तीखा व्यंग्य भी है। ये बड़ी ही बारीकी से दिखाता है कि कैसे नई पीढ़ी अपनी पुरानी परंपराओं और अपने बुजुर्गों की कद्र करने से दूर होती जा रही है। तो ये चर्चा यहीं समाप्त होती है, पर जाते जाते हमें इस बात पे जरूर विचार करना चाहिए कि आज के तेजी से बदलते तकनीकी युग में, जहां ऑटोमेशन और मशीनों का बोलबाला है, हमारे समाज में ऐसे कौन से पारंपरिक हाथ कट रहे हैं। बदलू काका की कहानी महज दशकों पुराने अतीत का कोई पन्ना नहीं है, ये आज के आधुनिक दौर के लिए भी एक बहुत बड़ी और प्रासंगिक चेतावनी है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए